हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है बच्चों, और हम लोग विश्व राजनीति को हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। हम लोग सामाजिक विश्व सुरक्षा की हम लोग आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? तो समकालीन विश्व सुरक्षा को हम लोग देख रहे थे। तो कल हमने उन भौतिक मुद्दे पर बात करी, जैसे हमने देखा कि कौन कौन से हमने संगठन बनाए हैं जो आपका मानवता पर विकास दें, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा दें। उन सब मुद्दों को देखने का और जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बड़े अच्छे से देख सकते हैं। अब हम लोगों ने विश्वकालीन जो राजनीति है देखने का प्रयास किया, उसको जानने का प्रयास किया, और हमने देखा कि कैसे कैसे संभव हो पाई है, यथा स्थिति में क्या उसकी स्थिति बनी हुई है। इन सबको देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है? इतना हम लोग देख चुके, इतने पर हम लोग जो है आपकी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। मानवता की सुरक्षा सभी परोकार मानते हैं, इसकी प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठीक तो गौर करेंगे जिसमें व्यक्तियों के बारे में जानना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ वाले परोपकार पर जोर देना व्यक्ति को हिंसा से दूर रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भूतपूर्व महासचिव कोफी अतातरे के शब्द हैं कि ऐसे परोपकार का आशय होता है व्यक्ति और समुदाय की अंदरूनी खून खराबे को बचाना है। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ है परोपकार का तर्क, खतरे की सूचना, अकाल आपदाओं में शामिल किया जाना, नरसंहार की स्थिति और उसे कहीं ज्यादा महामारी, आपदा का चलना, मानव सुरक्षा यथार्थमक सुरक्षा, गरिमा की सुरक्षा को शामिल करना, तनिक इनकी मानवता रक्षा के नजरिए को अभाव देखना, मुक्त भय पर जोर देना। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हमने बात करी। डोंट टेक स्टिकर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ठीक, तो डोंट टेक द सिक्योरिटी आउट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। इन्हीं पर हम लोग बात कर रहे थे। देख लिया? अब देखिए, विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू बीमारी के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कह रहे भाई सुरक्षा केवल एक ही आधार पर थोड़ी है, सुरक्षा के पैमाने हैं, कुछ आयाम हैं। उन सब की इन्होंने बात की कि किन किन आधार पर हम सुरक्षाओं को देख रहे हैं, किन किन आधार पर हम सुरक्षाओं को गढ़ रहे हैं। ठीक, उन सबको हमने बात करने का प्रयास किया। है कोई भी देश उन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थिति में किसी एक देश को अन्य देश में मार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा झेलनी पड़े। देखिए, बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जिनको व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, उनको लिए एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। हो सकता है जब उनकी मार आए या उनका प्रेशर आए, उनका दबाव आए, तो एक देश को ज्यादा झेलना पड़े। उदाहरण के तौर पर वैश्विक तापमान वृद्धि, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, से अगर समुद्र तल के 2 मीटर ऊंचा उठ सकता है तो बांग्लादेश में 20% हिस्सा डूब जाता है। तकवामो पूरा मालदीव थाईलैंड की 50% आबादी पर पहुंचेगा। क्योंकि समस्या के प्रकृति प्रवेश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे करना मुश्किल हो। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सहयोग है, क्या समन्वय है, इनको देखना, इनको करना अपने आप में कठिन हो जाता है। ठीक, और हम इसको देख भी पाते हैं आखिर में ये है कैसे।
खतरे के नए स्रोत। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा को दो पक्ष हैं। एक है मानव सुरक्षा विश्व, ये सुरक्षा के संदर्भ में खतरा प्रकृति है पर जोर देते हैं, और निचले खंड में हम इसके खतरों पर आपकी चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरब्बत के नागरिकों को अपना निशाना बना। अंतर्राष्ट्रीय निषेधाज्ञा व्यापार है और नागरिक को राजनीतिक संदर्भ या नापसंद हो तो अंत की आतंकवाद समूह पर बल अथवा बल प्रयोग करने की धमकी देता है। जनमानस को अंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। आतंकवादी निशाने के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय व्यापक और संघर्षों के प्रति पक्ष है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है अपहरण, विमान व भीड़ पर हजारों, जैसे रेलवे गाड़ी, होटल, बाजार, ऐसी जगह पर बम लगाना। सन 2001 में 11 सितंबर को आतंकवादी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज सेंटर यानी WTO पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद दूसरे मुल्क और वहां की सरकार आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगी। बहरहाल आतंकवाद का कोई नई परिघटना तो नहीं हुई, लेकिन गुजरे वक्त में आतंकवाद का अधिकांश घटना पूर्व मध्य यूरोप, तालिबानिया, अमेरिकी और दक्षिण देशियों में, यहाँ तक ये सारी आतंकवादी घटनाएं आपकी झेली। यानी कि और देश में जो है आतंकवादी घटनाओं को हमने देखा। हालांकि जब आतंकवादी हमला हुआ, तालिबानी संगठन ने जो अटैक किया था, इसमें लादेन ने उसको अटैक किया था, तब आपने देखा होगा। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, मानवाधिकार को 3 कोटि में रखा जाता है। हो सकता है ये आपको मानवाधिकार को इससे कहीं ज्यादा कोटि हो सकती है। कोटि मतलब कैटेगरी के आधार पर यहाँ 3 रखा है, कहीं के ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इन 3 कोटि में मानक विचार में शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि है राजनीतिक अधिकारों की, अभिव्यक्ति और सभा की आजादी की। दूसरी कोटि है आर्थिक सामाजिक अधिकारों की। इस कोटि में अधिक अपेक्षाकृत मशीनीकृत जनता और जातीय मामूली अल्पसंख्यकों के अधिकार की आती है। इसके वर्गीकरण को लेकर व्यापक हित हैं और बन पाती हैं। किसी कोटि के अधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकार की संख्या दी जाती है। इन अधिकारों का उल्लंघन स्थिति में राष्ट्रीय बरादरी में किया जाना चाहिए। कैसा हो? इन सब का अधिकार, इन सब की चीजें राष्ट्रीय बरादरी के अधिकार के रूप में किया जाना चाहिए। 1990 के दशक के दौरान कुछ ऐसी घटनाओं का, मसलन रवांडा में नरसंहार, कुवैत का इराक पर हमला, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया में रक्तपात की बहस चल पड़ी, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करा। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को अधिकार देता है कि वे मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए हथियार उठाएं, और दूसरों को कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि वह संभव है कि ताकतवर देशों के हित का निर्धारित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन को किस तरह से कार्रवाई करेगा और किस में नहीं करेगा, ये हमको देखना है। क्या करना है? ये हमको देखना है कि वो किस में कार्रवाई करेगा या किस में कार्रवाई नहीं करेगा। क्लियर है? ये कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को अधिकार देता है कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए। दूसरी तरफ जिनका तर्क है कि संभव है कि ताकतवर देशों के हित में निर्धारित किया होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन किस मामले में कार्रवाई करेगा, किससे नहीं। खतरे का एक और स्रोत निधन है। विश्व में फिलहाल 760 करोड़ लोग और 21 सदी के मध्य तक 1,000 करोड़ लोग हो जाएंगे। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या में वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों में, भारत, चीन, पाकिस्तान, इजराइल, इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। यार ये 6 कंट्री ऐसी हैं जिनमें विश्व की 50% पॉपुलेशन है, बाकी अन्य देशों में 50% पॉपुलेशन है। अब जहाँ पर जनसंख्या है वहाँ पर खतरा भी ज्यादा होता है, अधिकारों को लेकर अनदेखी भी वहाँ पर ही ज्यादा आपको महसूस की जाती है। क्लियर है?
देख लिया, अगले 50 सालों में के दौरान दुनिया के करीब गरीब देशों का 3 गुना बढ़ेगी। जब अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी, प्रति व्यक्ति आय, उच्च आय और जनसंख्या कम वृद्धि के कारण धनी देश सामाजिक समूह और धन बढ़ाने की मदद से प्रति व्यक्ति निम्न आय जनसंख्या तीव्र की आय के साथ मिलकर गरीब देशों में सामाजिक समूह को गरीब बताते हैं। कैसे हैं? इन सबको आपका गरीब बताते हैं। विश्व स्तर पर असमानता के उत्तरी गोलार्ध के देशों में दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध देशों में असमानता की अच्छी खासी बढ़ती है। उस देश में आबादी की तरफ काबू है और बढ़ने की आय के सबल के कारण ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष अफ्रीका, सहारा मरुस्थल, दक्षिणवर्ती हित में इलाकों में दुनिया के सबसे गरीब इलाकों के 21 सदी के शुरुआती समय में इलाके में युद्ध के शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा लोग मारे गए। कैसा हुआ? वहां लोग आपका ज्यादा मारे गए। क्लियर है? दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूदा गरीब के कारण आधिकारिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक मामलों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं? अपना जीवन बेहतर हो तो वो क्या कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध के तरफ जो प्रवास है वहां कर रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून आप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, शरणार्थी जो युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण या राजनीति उत्पीड़न कारण अपना युद्ध छेड़ते हैं, मतलब जगह छोड़ते हैं। तो शरणार्थी क्यों बनते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए कि शरणार्थी बनने के पीछे उनका रीजन है। या तो वो किसी युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, राजनीतिक में जो हुए नरसंहार, इन सब या किसी अन्य के कारण ठीक ऐसी समस्या उत्पन्न। देख लिया? अब देखिए, सामान्य उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थी को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें आप्रवासियों की स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। शरणार्थी अपनी भूमि को छोड़कर जब वे अपने लोग बार बार छोड़ने होते हैं, परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है। तो 1990 के दशक में शुरुआती सालों में संघर्ष से बचने के लिए लोग कश्मीर घाटी छोड़कर कश्मीर पंडित आंतरिक रूप से विस्तारित हो गए। उसका एग्जाम्पल है कि लोग बहुत बार आंतरिक रूप से भी विस्तारित होते हैं। तो आपको एक क्लियर समझ आया कि भाई इंटरनल जो मसला है वो क्या है, लोग क्यों अपना घर छोड़ रहे हैं, किस किस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये घटनाएं क्या हैं, किस तरीके से रूप लेती हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए देख लिया? अब देखिए, आयु प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर। जन्म के समय आयु प्रत्याशा सहारा मरुस्थल दक्षिण देश 40 वर्ष, लगभग उन सभी जगह औसत में 70 वर्ष से ज्यादा थी और इतने ज्यादा डॉलर है। 1975 में इन देशों में आयु प्रत्याशा आमदनी का ब्यौरा है। क्यूबा में 70 वर्ष में $575 और 80 से $200 के बीच है। इस सैकड़े दिखाते हैं कि किसी देश की आय और देश का बंटवारा किस ढंग से होगा, उस पर गहरा क्या असर पड़ेगा, ये हम सब देखते हैं। 1 वर्ष की पूरी उम्र होने पर मृत्यु की चपेट में आने वाले शिशुओं की संख्या स्वीडन में इतनी है और इस जगह इतनी है, और भोजन में साफ सफाई की कमी, अपर्याप्त चिकित्सा की देखभाल की वजह से ये सारी चीजें हैं। मृत्यु 5 वर्ष की है। विकासशील विकसित देशों के रूप में इन सबको जाना कि कहाँ कहाँ पर कितनी जीवन प्रत्याशा है, मृत्यु दर है, इन सबको हम लोग देखा। क्लियर है? आगे बढ़े। विश्व शरणार्थी मानचित्र में संघर्ष के लंबे हूबहू मेल खाते हैं, क्योंकि
दक्षिणी गोलार्ध के देश में सतत संग्रह के कारण युद्ध के लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश निकली। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल मिलाकर 93 युद्ध हुए। इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए और परिवार स्वरूप व्यक्ति और परिवार और कभी भी आपका समुदाय में सर्वव्यापी भय और आजीविका और पहचान के लिए नए प्रवेश को भूमि छोड़कर मजबूत होना पड़ा। शरणार्थी का प्रवासी रिश्ते तय डाली। 1990 के दशक में कुल 60 जगह शरणार्थी प्रवासी को करने के लिए मजबूर की और इन्हें छोड़कर शेष मूल का शस्त्र होना पड़ा। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स एंड आपका सीवर एनिमल सिंड्रोम जैसी महामारी आप्रवासी व्यवसाय और पर्यटन तथा सैन्य अभियानों के जरिए बड़े तेजी से विभिन्न देशों में फैली। ये कह रहे हैं जो भी बीमारी आई है, तो जो लोग आप्रवासी भारत आए, वो लोग प्रवासी आए हैं, लोग जो आपके ट्रेडर हैं वो, पर्यटन है वो, और जो बड़े बड़े सैनिक अभियान होते हैं उनकी वजह से बीमारी क्या आ रही है हमारे देशों में प्रवेश। चलिए आगे बढ़े। चलिए, बीमारियों का फैलाव को रोकने के लिए किसी देश में सफलता और असफलता का प्रभाव दूसरे देश में संक्रमण फैलता है। अनुमान है कि 2003 में पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स संक्रमित हो चुके थे। 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं। शेष पूरे विश्व में दक्षिणी एशियाई में उत्तर अमेरिका दूसरे औद्योगिक उपचार में नई विधि के कारण 1990 के दशक में वर्षों में HIV एड्स से होने वाली शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब देशों के लिए उपचार कीमतों को देखते हुए आकाश सुषमा कहे जाएंगे, जब व्यक्ति की ज्यादा गरीब मानने के लिए HIV एड्स सबसे महत्वपूर्ण घटित साबित हुआ। एलोवा वायरस, एंटोना वायरस, एटावा वायरस, हेपेटाइटिस C जैसी कुछ बीमारियां नई महामारी उभरी जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं थी। टीबी, मलेरिया, डेंगू या डेंगू बुखार, हैजा पुरानी बीमारी औषधि प्रतिरोधी के रूप में धारण कर सकता है। उनका उपचार कठिन हो गया। जानवरों से महामारी फैलाने में भारी दुष्प्रभाव हुआ। 1990 के दशक में उत्तरी गोलार्ध में ब्रिटेन में मैड काउ बीमारी पर के कारण भड़कने कारण अरबों खरब डॉलर खर्च का नुकसान उठाया पड़ा। बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिणी देशों में मुर्गा निर्यात बंद करना पड़ा। मैवारी बताती है कि देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ती रही। अंतर्राष्ट्रीय बीमारी पहले की तुलना में काम कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बीमारी के संकेत सहयोग और समन्वय को आपका बढ़ा रहे हैं और इनकी जरूरतों को इसमें देखा है। आगे बढ़े। चलिए, हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। सुरक्षा की धारणा विस्तृत करने का मतलब यह नहीं है कि कष्ट और बीमारी के विषय में चर्चा हो, उनको शामिल करें। अगर ऐसा मसला होता तो सुरक्षा की धारणा को प्राकृतिक रूप से हम चीजों में इन कारण मसलक न्यूनतम दृष्टि को देते हुए किसी मसलब में राज समूह के अस्तित्व पर हम इनको सबको खतरा मानते हुए मालदीव को देखते हैं। ठीक, तो क्या देखते हैं? इन सबको आपका खतरा हुआ मान। तो हमने देखा शरणार्थी क्यों हो रहे हैं। शरणार्थी बनने की जो कंडीशन है प्रवासियों में, वो क्यों है और कैसा उनका मूल संयोगात्मक चीजें हैं, इन पर हम लोग बात करें, विचार करें। फिलहाल हम आज के सेक्शन में इतना ही।